बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबका अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं शौकत कश्मीरी साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के चेयरमैन हैं। और इसके अलावा वेरी फेमस ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है फॉर यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट विद सेकुलर सोसाइटी के लिए। उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, वो बड़े दलाइल से वो बात करते हैं। तो इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद हैं। काफ़ी हफ्तों बल्कि महीनों बाद उन्होंने टाइम दिया मुझे। शौकत कश्मीर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू जनाब डॉक्टर साहब। अच्छा जनाब शौकत साहब, आज मैंने बात आपसे कुछ करना चाहता हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आपसे कुछ सीखा जाए। आपकी विजडम और एक्सपीरियंस से मैं भी मुस्तफीद हूँ और मेरे सुनने वाले भी मुस्तफीद हूँ। जनाब, ये जिस खिते से आपका तल्लुक है और मेरा तल्लुक है, इसको हम्म। आज़ाद कश्मीर भी कहा जाता है, पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर भी कहा जाता है। और ये ना खास तौर पर आजकल कुछ लोग एम्फसाइज कर रहे हैं कि ये बेस कैंप है। हमें बताए कि ये बेस कैंप क्या होता है। क्या बेस उस अगर ये बेस कैंप है तो ये इसकी एजेंडा क्या, करना क्या चाहते हैं ये लोग। डॉक्टर साहब, बुनियादी तौर पर खैर आपने तो ऐसे ही कसरे नफसी से काम लिया है कि मुझसे कुछ सीखेंगे। मुझसे तो मैं तो इस काबिल कहाँ। लेकिन बहरहाल छोटे मोटे तारीख के तालिब इल्म हैं। और अलबत्ता कि ये एक आप जैसे तारीख दानों की किताबें पढ़ के तो ये बात समझी है कि तारीख को पढ़ा कैसे जाए और तारीख को समझा कैसे जाए और तारीख की सच्चाइयों तक कैसे पहुंचा जाए। तो जो आपने सवाल किया बेस कैंप है कि अगर आप इसका पस मंजर देखें तो जिन लोगों ने 1947 या 48 में रियासत जम्मू कश्मीर में इन्वेड किया और कुछ मकामी लोगों को भी अपने साथ मरा लिया, इसमें कमोबेश इस पे बहस की जा सकती है कि मकामी लोगों के कोई ग्रीवेंसेस थे या नहीं थे, या मैस प्रोपगंडे के जरिए इन्होंने अपने साथ मिला लिया। या मजहब की जो है ना, वो कार्ड यूज किया गया और उनको साथ मिला लिया। वह हिंदू आई महाराजा के थिंक साथ आई हैं। थिंक कि जब ये सब कुछ हुआ तो उस वक्त शायद है मजहबी कार्ड तो उनके पास हुआ होगा ना, जो इसके पानियर्स थे हम्म। जिन्होंने इसको इस मंसूबे को बनाया। लेकिन जनरली जो लोगों को शामिल किया गया या तो उनको खौफ दिला के और या उनके वो जो छोटे मोटे ग्रीवेंसेस थे उनको एक्सप्लाइट करके। क्योंकि हमारे इस खिते के अंदर जो मजहब की एक्सप्लाइटेशन इतनी ज्यादा उस वक्त नहीं थी कि जिसको कोई एक्सप्लाइट करके तो कोई ऐसी चीज कर लेता। ये शौक साहब, मैं अलबत्ता मतलब ये कह रहा हूँ कि जब वो मुजफ्फराबाद में हमला होता है और जी इस तरीके से जब गिलगित को वो दोबारा वो टारगेट करते हैं, जी तो जो मुसलमान सिपाही थे महाराजा की फौज के, जी वो साइड इसलिए बदल गए कि हम हिंदू महाराजा के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ठीक है। वरना तो तनख्वाह जब महाराजा देता था, बंदूक उसने दी थी, ट्रेनिंग उसने दी थी, पैसे वो देता था, तो फिर उनको बदलने की तो कोई वजह नजर नहीं आती ना, सिवाय इसकी कि मजहबी कार्ड खेला गया था। एनीवे यू कंटिन्यू जनाब। देखें, बात यह है ना कि जो महाराजा की आर्मी में जिन मुसलमान अफसरों ने दूसरी तरफ या कह सकते हैं कि बगावत है की, उसके भी मुख्तलिफ पहलू हैं। उसका पहलू मजहबी नहीं है क्योंकि आखिर उसी फौज के अंदर कोई कप्तान था, कोई मेजर था, कोई सूबेदार था गुस्ताखी है। माफ, शौक साहब गुस्ताखी माफ हो। जी। बगावत मैं कहूंगा, मैं गद्दारी कहूंगा कि तनख्वाह महाराजा से थे, मतलब अल्फ महाराजा से लिया हुआ था बखला। देखें, बात यह है ना कि हम जरा थोड़ा सा इस पहलू को एकेडमिकली देख के तो फिर इनको खड़ा करते हैं कि ये किस कैटेगरी में खड़े हो रहे हैं। ठीक, आप जारी रखिए, बेस कैंप पर आ जाए। ठीक है। तो बात यह है कि उन्होंने अपने इस अमल को जस्टिफाई करने के लिए ये कह दिया कि ये जो आजाद कश्मीर ये खिता जो, आप ये देखें कि गलगित बल्तिस्तान को बेस कैंप नहीं कहा गया है। हम्म। ये सिर्फ आजाद कश्मीर को कहा गया कि ये है बेस कैंप।
बेस कैंप आमतौर पर है, आप कह सकते हैं कि ये मिलिट्री बेस को कहते हैं बेस कैंप। मसरूर बेस कैंप फजैया का है, मुख्तलिफ जगहों पे जहां फौज का एक बड़ी तादाद रहती है तो उसको कैंप कहते हैं, बेस कैंप कहते हैं, जहां से होके आर्मीज मूव करती हैं। ये अगर आप प्योरली इन टर्म ऑफ मिलिट्री अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो ये बाय डिजाइन इस एरिया को पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ वाबस्ता जो लोग थे उन्होंने ये प्रोपगेशन शुरू कर दी कि ये जी आज़ाद कश्मीर जो है ना वो तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है। वजह उनको ये थी कि एक तो कमजोर पहलू, क्योंकि पाकिस्तान का कश्मीर में कोई लोकस टेंडाई नहीं था उस वक्त। और तो नतीजा ये है कि जब यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस भी आ गई जिसमें पाकिस्तान को कहा गया कि आप फोर्थविथ विड्रॉ करें और यहां अंडर द सुपरविजन ऑफ यूनाइटेड नेशंस लोकल अथॉरिटीज को एस्टेब्लिश करें, तो इसका मतलब यह है कि जितने भी मुसल्ला लोग हैं उनको अनआर्म करना है और किसी किस्म की लड़ाई झगड़े की किसी फजा को बरकरार नहीं रखना है। इंडिया की सूरत हाल में ये था कि उसको भी बल्क ऑफ आर्मी विड्रॉ करना, ये कई दफा हम ये बातें कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त लफ्ज बेस कैंप का हुआ है कि ताकि यहाँ के लोगों को थ्रू प्रोपोगेशन इनकी सारी तवज्जो जो है वो इस बात पे मबजूल करवाई जाए कि आप लोग तो आजाद हो, लेकिन जो गुलाम कश्मीर है वो है जो हिंदुस्तान के कब्जे में है। और साथ में बेस कैंप का लफ्ज लगा के तो यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है उसके स्पेस को खत्म कर दिया गया। यहाँ की जो राइट्स हैं उनके उनका जो लोग भी कोई कंसेप्ट रखते थे या जिन्होंने भी आवाज उठाई उनको किसी न किसी हिले बाने के साथ एलिमिनेट कर दिया गया या उनको डिप्राइव किया गया। तो नतीजा ये है कि जो 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 लोग भी इस बात की वकालत करते हैं कि आज़ाद कश्मीर कोई तहरीक आज़ादी ये कश्मीर का कोई बेस कैंप है, वो दरअसल इस 21वीं सदी में इंसानों के बुनियादी सियासी समाजी और माशी हकूक से इनकारी हैं। और यही वजह है कि अगर आप एक्ट 74 को देखें तो एक्ट 74 में आज़ाद कश्मीर के रहने वालों के बेसिक राइट्स डिफाइन नहीं है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन सिर्फ उन्हीं लोगों को हासिल है जो नजरिया लाके पाकिस्तान पे यकीन रखते हैं, जो कौमी नजरिए पे यकीन रखते हैं, उनको फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू एक्ट 74 नहीं है। आप एक्ट 74 के मुताबिक किसी इलेक्शन को पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अगर आप ये एफिडेविट नहीं देते कि मैं लॉयल हूं पाकिस्तान का। तो नतीजा ये है कि यहाँ एक खास किस्म की फौजी जहनीत को डेवलप करने के लिए एक ह्यूज प्रोपगंडा लॉन्च किया गया और आप कह सकते हैं कि 75 सालों से आजाद कश्मीर के अंदर एक कंटिन्यूअस प्रोपगंडा किया गया कि आप लोग आजाद हो, गुलाम वो है। और किसी ने कहा था, वो मेरे ख्याल में कोई अमेरिका में जिस वक्त गुलामों की आज़ादी की तहरीक शुरू हुई तो किसी ने उस खातून से जो उनके उनकी आज़ादी की बहुत हामी थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपको सबसे मुश्किल अपनी सारी जदोजहद में क्या हुई। तो उन्होंने कहा कि गुलाम को सबसे मुश्किल मुझे दर पे ये आई कि एक गुलाम को ये समझाना कि तुम गुलाम हो और तुम्हें आज़ादी की तरफ आना चाहिए। सही बात है। अच्छा तो जो यही वजह है कि आप पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर लोगों को देखें तो उनमें मेजोरिटी लोगों को अपने बुनियादी हक का कोई तस्वर मौजूद नहीं है, क्योंकि उनको इतना प्रोपगंडे का शिकार किया गया है कि लोग कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली अपने आप को समझते हैं कि हम तो आज़ाद हैं। गुलामी दरअसल सरहद तकसीम कश्मीर के उस तरफ है या हमें आज़ादी है। और आज़ादी क्या है कि आपको जब यानी आपको परदेश में जाने की आज़ादी है। हमारी माओ ने 47 के बाद सिर्फ परदेसी बच्चों को जन्म दिया है। वो धरती जिसका नाम इन्होंने बेस कैंप रखा हुआ है, वहां जीने के सारे मौके जो है ना वो छीन लिए गए हैं।
तो लिहाजा बेस कैंप का कोई मतलब नहीं है, सिवाय इसके कि आजाद कश्मीर के लोगों को बुनियादी हुकूक से डिप्राइव किया जाए और उन्हें वॉलंटियरली तैयार किया जाए कि आपके तो सारे हुकूक हैं। अब फर्ज करें कि आप कहते हैं कि मेरे पास ये हक नहीं है, ये हक नहीं है, और दूसरा कहता है नहीं नहीं आपको तो ये सारे हासिल है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कन्विंस हिम कि मैं इन इन हुकूक से मारूं हूं। अच्छा अब अब ये है कि जाहिर है ये सोशल मीडिया के जरिए कई एक लोगों ने जो किताबें लिखी हैं जिसमें आप भी हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत लोगों को एक कंसेप्ट आया है कि हमें अपनी रियासत के साथ हमारी जुड़त क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, और हमारी जबान क्या है, हमारा कल्चर क्या है, और इसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन हो। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स जो है वो, आप ये कह सकते हैं कि उनको ना तो कौम का कंसेप्ट है, ना हिस्ट्री का कोई कंसेप्ट है, और ना ही बुनियादी हुकूक का कंसेप्ट है। वो ये समझते हैं कि ये हमारा मुकद्दर है कि हम रोजगार की तलाश में मुल्कों मुल्कों छान खाकते फिरें। उसको ये एहसास ही नहीं है कि आखिर वो ये सवाल अपने आप से करने के लिए तैयार ही नहीं है कि मुझे अपनी धरती के अंदर रोजगार क्यों नहीं है, जबकि मेरी सरजमीन भी उतनी ही जरखेज है जितनी कोई और जमीन है। अच्छा शौक साहब, मैं असल में कहना ये चाहता हूँ कि या पूछना ये चाहता हूँ, तो बेस हम्म। कैंप का तो ये हो गया है कि बेस मिलिट्री टर्म है, और उस हम्म। वो जगह जहाँ पर आर्मी का एक कंट्रोल होता है, वो बिगर जो है ना वो उसका एजेंडा होता है, उसको बुनियाद बनाकर वो आगे फुतवाद करना चाहते हैं। इसको हम्म। यहाँ यहाँ से सप्लाई की जाती है मैन हम्म। पावर हम्म। एज वेल एज आर्म्स। तो ये हम्म। बेस कैंप हो गया, इसकी मल्टीपर्पसेस थे कि ये था जैसे आपने कहा कि राइट्स मूवमेंट को कंट्रोल करना, फिर यह है कि जी। लोगों को इंटिमिडेट करना सिविल सोसाइटी को, फिर ये है जी। कि इसको इसकी बनाकर लोगों को ये तवज्जो जो है ना उस पार रखना कि नहीं आप तो आजाद हैं, वो लोग गुलाम हैं और हमने उनको आजाद कराना है। तो ये हम्म। मकासद थे। अब मसला ये है कि आपके जो नेक्स्ट सवाल था वो तो आपने कवर कर लिया कि जो इलाका खुद मकबूजा हो उसको बेस कैंप नहीं कहा जा सकता, सिवाय इसके कि जिन लोगों ने इसको फतह किया है उनके मकासद की वो इस्तेमाल हो रहा है। आगे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ हम्म। कि अगर इस बेस कैंप को हम्म। यानी बेस बनाकर जो हम्म। काबजीन हैं उनकी बंदूक लेकर आप दूसरे इलाके को जो फतह करने जाते हैं, क्या वो लोग मुहिब वतन हैं? क्या वो लोग हीरो हैं? क्या वो आज़ादी पसंद है? देखिए जो साहब, बात यह है ना कि ये तो तारीख का अटल फैसला है। हम कोई किसी का नाम लें, किसी जमात को डिस्कस करें या ना करें, क्योंकि तारीख ने और अदब ने कुछ टर्मिनोलॉजीज इजाद की हैं। जैसे प्रॉक्सी है, तो प्रॉक्सीज का क्या रोल होता है कि वो किसी एक के मफाद में दूसरे के खिलाफ खड़ा होता है, उसके अपने मफादात डिफाइन नहीं होते। तो प्रॉक्सी जो है वो अगर किसी वक्त, जब तक कि वो प्रॉक्सी का वो चूल्हा उतार के तो अपने दुश्मनों को खुले आंखों से देखने की कोशिश नहीं करता, तो तारीख उसको प्रॉक्सी ही कहेगी। वो शख्स जो एक से बंदूक लेके दूसरे को इररिस्पेक्टिव कि उसका पॉलिटिकल फेथ क्या है, उसका मजहबी अकीदा क्या है, उसकी कल्चरल आइडेंटिटी क्या है, उसको मारता है, तो वो कातल है। वो को ना, ये हुब्बल वतनी, पैट्रियटिज्म, नेशनलिज्म, ये सब ऐसे असल में हम टर्में इस्तेमाल करते हैं। एक कातल सिर्फ कातल होता है। एक आदमी जो बंदूक उठाता है और किसी दूसरे इलाके के अंदर जाके लड़ने की कोशिश करता है, अपने जहां उसको उससे बदतरीन हालात का सामना है, उसके लिए वो आवाज नहीं उठाता, वो वहां हुकूक की तहरीक नहीं चलाता, अपनी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई बात नहीं करता। तो मैं ये समझता हूँ कि चाहे वो कितने खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल कर ले अपनी अपनी गुफ्तगू के अंदर, उसकी हैसियत एक प्रॉक्सी की होगी। जेन्युइनिटी जो है वो ये है कि आप जहां हैं, मसलन आप भिम्बर के रहने वाले हैं, अगर आप भिम्बर के लोगों से प्यार नहीं कर सकते, मोहब्बत नहीं कर सकते, और आप कहते हैं मैं रावलाकोट वालों से मोहब्बत करता हूं, कि किस तरह मुमकिन है कि जिनके दरमियान आप रहते हैं
उनके साथ तो आपको कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। आप उनको छोड़ के तो चले जाते हैं आप कराची, और वहीं सेटल हो जाते हैं। तो ये चीजें जो है ना, इन बातों को देखना होता है। बाकी कई अहदों के अंदर आप कह सकते हैं कि डिफरेंट किस्म के मैकेनिज्म होते हैं। फर्ज करें कि एक एक अहद था जिसमें हर आज़ादी की तहरीक के अंदर जो है वो एक गुरिल्ला वॉरफेयर का आंसर होता था। लेकिन वो गुरिल्ला वॉरफेयर ताबे थी किसके? पॉलिटिकल स्ट्रगल के। वियतनाम की फतेह मंदी में गुरिल्ला वॉरफेयर ने, गुरिल्ला जंग ने बहुत अहम किरदार अदा किया। लेकिन एक एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल वर्कर पार्टी थी जिससे के साथ हैं लाखों नहीं, हजारों, करोड़ों लोग, मतलब यह है कि जो है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड उस तहरीक के साथ जड़े हुए थे। चाइना के लोग, रशिया के लोग। तो तब जाके उसको फतेह मंदी मिली। वो किस लिए? कि जो वियतनामी वर्कर्स पार्टी थी उसकी आइडियोलॉजी से जो इत्तेफाक करने वाले लोग थे, वियतनाम के लोग तो थे ही थे। तो लिहाजा वो मसल्ला तहरीक जो है वो कामयाब हुई, क्योंकि वो ताबे थी किसके? एक पॉलिटिकल पार्टी की। जिस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी बहुत वाजे, बहुत वाशगा, दोस्तों की उसमें तमीज थी, दुश्मनों की तमीज थी, वो ये सब चीजें थी। इसी तरीके से चाइना के अंदर भी आप देखें कि मतलब यह है कि चाइना का जो 1949 का जो रेवोल्यूशन है, उसमें भी चूंकि वो जो फॉरेन फोर्सेस थी उनके खिलाफ, लेकिन पहले कम्युनिस्ट पार्टी माओ तंग उनकी आइडियोलॉजी एस्टेब्लिश थी। उस आइडियोलॉजी के ताबे जब लोग जमा हो गए, तो आप ये देखें कि उस वक्त भी उन्होंने ऑफर किसको की? डॉक्टर सेंट यातसीन को ऑफर की कि अगर आप जो है जापानी इन्वेजन्स के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं तो हम आपके साथ मिल जाते हैं। तो बहरहाल ये बहुत सारी लंबी मतलब बहस आप है, मतलब आपका क्योंकि आप टाइम देखिए, मुख्तसर है। तो कहने का मतलब यह है कि एक से बंदूक लेके दूसरे से, एक से पैसे लेके दूसरे, ये सब चीजें जो है वो प्रॉक्सी वॉर का एक है, फेज है। अच्छा और मैं उस फेज, जो पूछना चाहता हूँ ये है, जी एक आदमी आप उसको रियासत का कोई गांव पसंद नहीं आता, कोई शहर पसंद नहीं आता, वो पेशावर या लाहौर चला जाता है या रावलपिंडी सेटल हो जाता है। फिर वहां हम्म, से ट्रेनिंग लेता है, पाकिस्तानियों से ट्रेनिंग लेता है, पाकिस्तानियों को बंदूक लेता है, वो लेकर जाकर फतह करने के लिए, श्रीनगर को फतह करने के लिए चला जाता है। तो क्या वो कैसे फिर हो सकता है, मैं बताऊँ, या कैसे हो सकता है कि वो हमारा हीरो है, कैसे हो सकता है कि वो खिते की नहीं, आजादी में जाता है, देखिए जबकि बात, गिलगित बल्तिस्तान की आजादी का मुझे फिक्र नहीं है, जब जो उस वक्त डार्क एजेस में रह रहा था। नहीं आजाद देखिए और राउत आजाद राउत कश्मीर में जो हालात थे वो भी सबके सामने थे। लेकिन राउत यहाँ साहब, की ये पस कस मैंने यहाँ की कसम परसी या जहाँ पर जो गुलामी है या जो जो मिसाइल हैं उनका उनको ख्याल नहीं आया, लेकिन श्रीनगर को आजाद कराना जरूरी समझा। तो आप ऐसे कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको? देखिए बात यह है ना डॉक्टर साहब, कि एक बात यह है, इट्स अप टू यू कि आपकी, अगर आप फर्ज करें कि रियासत जम्मू कश्मीर के बशिंदे हैं और अनफॉर्चुनेटली आप तकसीम हो गए हैं, और तकसीम है, कुछ लोग इधर रह गए, कुछ उधर रह गए। तो अगर आपने वॉलंटियरली चूज कर लिया कोई एक गाँव ही, फर्ज करें मैं जैसे आपको कहा कि आप लंदन में आ गए, लेकिन आपने चूज कर लिया कि मैंने बिम्बर में जाके किसी तहरीक का आगाज करना है, तो इट्स अप टू यू। इसलिए यह है कि ये स्टेज या ये किसी को डिफाइन करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जर्नली जर्नली दुनिया ने, और आज भी यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी, जेन्युइन ह्यूमन राइट्स डिफेंडर कौन है? वो जो जहां रहता है वहां के इंसानी, वैसे तो आप दुनिया के किसी खिते में भी, इट्स अप टू यू कि आप किसी जगह के भी ह्यूमन राइट्स को जो है वो कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो जेन्युइन, आपकी जो अव्वली तरजीह है, वो ये है कि जहां आप रहते हैं वहां आप इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को चैलेंज करें। ये होती है जेन्युइन ह्यूमन राइट्स डिफेंडर की डेफिनेशन। लेकिन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डिफेंडर के तौर पर आप किसी जगह के लिए भी जो है ना वो, चूंकि एक एक ह्यूमन राइट्स डिफेंडर जो नेशनल होता है वो इंटरनेशनल भी होता है। तो सो दैट ये चीज जो है इट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन हमारी तहरीक के अंदर हम तो ये देखते हैं कि चूंकि हमारी सारी
सारी एक्टिविटीज जो सरहद है यानी तकसीम के कंट्रोल लाइन के उस तरफ हुई जो भारत के जेर इंतजाम है, उसको, इसमें कोई दो दो आराय नहीं है, इसमें कोई बहस नहीं है। वो सारी पाकिस्तान ने पैटर्नाइज की, पाकिस्तान ने उसको इनिशिएट किया। वो चाहे 47 हो यानी 48 की जो वॉर है, चाहे वो 65 की वॉर है, चाहे वो 71 की वॉर है, चाहे प्रॉक्सी वॉर 88 की हो, ये सब चीजें जो है ना, अब ये है कि हमें कोई एक दूसरे से वो के चेहरे पे नकाब उतारने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑल डॉक्यूमेंटेड। और वो, अब हमारे जेकेएलएफ के दोस्त जितने दावे करें, लेकिन वो अपने उन दावों में खोखले हैं, इसलिए कि ये चीज तो अब पाकिस्तान के अपने डॉक्यूमेंट्स में आ चुकी है कि किस तरह जेकेएलएफ को पैटर्नाइज किया गया। और खुद अमानुल्लाह खान साहब ने अपनी किताब जो वो जो क्या वो स्ट्रगल है जेद मसलसल में लिखा है कि हमने आईएसआई से ट्रेनिंग हासिल की, हमें सारी सहूलतें दी। वो सारी चीजें जो है ना, अब इस पे अगर आप और मैं बहस करेंगे तो उस बहस का तो कोई मफहूम नहीं है। जब जो जो अदाकार हैं वो खुद लिख रहे हैं कि हमने कहाँ से मदद ली, कहाँ से सपोर्ट ली। असल तो में अब हम, मसला ये पैदा हो रहा है ना कि कुछ नेशनलिस्ट अभी भी कहते हैं, जो आलाकार हैं, वो कहते हैं कि जस्टिफाई है, ये नहीं कि सर नहीं। सर देखिए ना, चौधरी साहब मैं एक बात आपको बताऊँ ना, हमारा मजहब तो एक है ना, जो बासियत मुसलमान, एक खुदा को हम मानते हैं, एक रसूल को मानते हैं, लेकिन फिरके हम में कितने हैं, और हर फिरका अपने तय समझता है कि मैं ही दुरुस्त हूँ। इसी तरीके से पॉलिटिकल फेथ, अगर फर्ज करें कि आप मेरे लिए हीरो हैं, तो बेशक दूसरा आपको जीरो साबित करने के दुनिया भर के दलाइल ले ले, तो अकीदत जहां इन्वॉल्व हो जाती है ना, वहां हकीकतें बहुत पीछे रहते जाती हैं, तारीख बहुत पीछे रह जाती है, सच बहुत पीछे रह जाता है, और वहां अकीदत हावी हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि वो जैसे जैसे वो कहते हैं ना कि कानून जी अंधा होता है, हालांकि अंधा का मतलब ये नहीं होता कि उसकी आंखें नहीं होती, बल्कि वो यानी जो है ना, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वो सबको जस्टिस मुहैया करता है। कानून, कानून की नजर में सब बराबर हैं। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, उसके बिल्कुल बरक्स है। इसी तरीके से स्ट्रगल्स के जो दुनिया जदोजहद के अमल में जो दुनिया ने, बैन अवी बरादरी ने जो स्टैंडर्ड मुकर्रर किए हैं, अगर उस स्टैंडर्ड के मुताबिक कोई तहरीक नहीं है तो उसकी फतह मंदी के इम्कानात बहुत महदूद होते हैं। और फिर ये है कि जो स्पिरिट, इसको हम कई दफा जिक्र कर चुके हैं, कि ये जो दौड़ दौड़ के जो उस कश्मीर की तरफ जाने का, उसमें जो मुस्लिम नेशनलिज्म भी नहीं इन्वॉल्व है, उसमें तो टोटल प्रोक्सीज्म है। अच्छा, और उसको, जो सवाल करना चाहता हूँ मैं वो ये है जी, कि हाँ, जो ठीक है, नेशनलिज्म के भी इन लोगों ने टोपियां लगाई हुई हैं, हम्म, सर्विस किसकी कर रहे हैं वो अलग इशू है। अब मसलन कहते हैं जी ठीक है भाई, पहले तो ये था कि कबायली, यानी 22 अक्टूबर से पहले, जब जब तक हमने रिसर्च करके जब साबित नहीं किया भाई ये इलाका हमने आजाद नहीं कराया, बल्कि ये कबायली हमले से हुआ है। जिन जिन लोगों ने ये ऑपरेशन गुलमर्ग बनाया था उन्होंने आजाद कराया, ये ठीक है जी, ये आजाद नहीं है, ये पाकिस्तानी मकबूजा इलाका है। तो हम्म, अभी उसको समझना शुरू हो गए हैं कुछ लोग, ठीक है, कुछ अभी भी नहीं हम्म, समझते। फिर वो कहते हैं कि ठीक है जी, जो कुछ नेशनलिस्ट हैं कहते हैं जी ये पाकिस्तान से असला लेकर, ट्रेनिंग लेकर श्रीनगर जाना जायज है। फिर अब कहते हैं नहीं नहीं, हाँ ठीक है जी, अब आज कहते हैं ये प्रॉक्सी वॉर थी। लेकिन फिर कहते हैं जी यानी जो 1966 में गुलबार साहब गए थे वो जस्टिफाइड है अंडर द सर्कमस्टेंसेस। मतलब 47 वाली जो है ना वो भी जस्टिफाइड नहीं है, या 48 वाली भी जस्टिफाइड नहीं है, नहीं है, वो प्रॉक्सी वार है। और जो 88 89 में हुई वो भी जो है ना प्रॉक्सी वार है, लेकिन जो गुलबार साहब ने किया था वो जो है ना वो प्रॉक्सी वार नहीं थी। तो आप क्या कहते हैं? देखें, बात यह है ना कि कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता। मेरे ख्याल में ये बात जो है ना, वो जैसे फर्ज करें कि हम रियासत जम्मू कश्मीर कहते हैं ना कि ये रियासत हमारी रियासत है, तो रियासत जम्मू कश्मीर का क्याम कब हुआ? 16 मार्च को हुआ, 16 मार्च 1846 को हुआ। लेकिन हमने जिस जिस ट्रीटी के नतीजे में रियासत जम्मू कश्मीर मर्ज वजूद में आया, हम उसका योम तहसीस बनाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कहलाते हम नेशनलिस्ट है। तो इन बातों का आप कोई इलाज नहीं कर सकते। वही लोग जो
जो सब्जेक्टिविटी के तहत चलते हैं उनको आप कुछ नहीं कर सकते, वो प्रोपगंडा उनकी खून, उनकी जिबिल्लत में शामिल हो गया है। लेकिन जो लोग ऑब्जेक्टिवली सोचते हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी जो है वो गाइडेंस की जरूरत होती है, तो आज देखें कि लोग एक एक बड़ी तादाद में लोग जो है वो उस एजेंडे को रिकॉग्नाइज करते हैं, जो मुतहदा रियासत जम्मू कश्मीर का एजेंडा था। और महाराजा गुलाब सिंह को उन, चाहे वो मजहबी इख्तलाफ हो या कुछ हो, लेकिन एक बात मानते हैं कि वो ही इज द फाउंडिंग फादर ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो अब ये है कि कुछ लोग हैं जिनको ये बात मानने में उनका अकीदा हायल होता है, या वो जो बरसा बरस का जो प्रोपेगेंडा है उसके जरिए असर रहते हैं और अभी भी अपने आप को ऑब्जेक्टिवाइज नहीं कर सके, तो उनसे तकाजा करने की जरूरत नहीं है। ये वक्त और हालात ऐसे हैं जो सबको बिलाखर एजुकेट कर देते हैं। आज अगर किसी ने नहीं माना, कई एक लोग थे जो हमसे बहुत बहसें करते थे, आज हमसे भी ज्यादा आगे हैं। कई एक लोग कहते थे कि जी आपकी गुफ्तगू में थोड़ा टिल्ट है। आज वो जनाब बिल्कुल ही मतलब यह है कि वो जिसको कहते हैं ऐसी बातें करते हैं कि जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। तो अच्छा, कहने का मतलब यह है कि तो इन मसला बातों का, मसला ये आता आप है कभी भी किसी बंदे को अगर फर्ज करें कि मेरी अकीदत आपसे वाबस्ता है ना, तो एक अकीदत होती है शौरी तौर पर, कि आपकी राइटिंग से मुतासर होके, आपके काम की, आपकी कंट्रीब्यूशन से, तो वो तो हो गया ना एक शौरी अकीदत। एक है कि आप मुझे बस पसंद है, आप मेरी पार्टी के हैं, आप कोई गलती कर ही नहीं सकते। अब आप कोई मुझे अगर ये कन्विंस करने की कोशिश करे कि डॉक्टर शब्बीर चौधरी जो है वो बहुत गलत है, तो मैं तो उससे कन्विंस नहीं हूंगा ना। चाहे हाँ कोई कोई ऐसी बात ले आए कि भाई आप किसी अखलाकी गिरावट का शिकार हैं, आप किसी लेन देन के मामले में कोई ऐसी चीजें, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। तो बहरहाल ये है कि ये इंसान की प्रॉब्लम है कि वो एकदम सच्चाइयों को कबूल नहीं करता, धीरे धीरे ही सच को वो मानने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन प्रोपगंडे का बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं। और इसीलिए अक्लमंदों ने कहा कि अगर कोई कहे कि कुत्ता कान ले गया, तो कुत्ते के पीछे भागने के बजाय अक्लमंदी का तकाजा यह है कि अपने कान को, लेकिन मेजोरिटी लोग जो है ना, अगर आप चोर चोर कहें तो सब चोर उस तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो ये तारीख का शऊर देना, ये कोई, अगर ये आसान काम होता, कौमों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का जो नजरिया है ये इतना आसान होता, तो फिर तो दुनिया में ये जो आप लफ्ज गद्दारी इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे प्रॉक्सीज हैं, या ये होते ही नहीं। लेकिन ये सब कुछ तारीख के अंदर हुआ है। कई लोग जहालत का शिकार होते हैं, लेकिन वो अपनी जहालत में डटे रहते हैं और फिर तकाजा भी करते हैं कि मेरी जहालत का आप एहतराम करें। अच्छा शौक साहब, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो लोग जिस आदमी ने बुनियाद रखी रियासत की, ठीक है, उसको हम्म। मानने के लिए तैयार नहीं है। और हम्म। जिसने हमें एक शनाख्त दी उसको मानने के लिए हम्म। तैयार नहीं है, जिसने आपको दर्जा अव्वल का शहरी बनाया, ठीक, हरीश सिंह हम्म। साहब, ठीक है, हम्म। उनको मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसकी रियासत के लिए कहेंगे हम, हमें यही रियासत चाहिए, ठीक है। तो ये दूसरे लफ्जों में कुछ लोगों का आपने अकीदत का जिक्र किया, तो इन लोगों के ज़हन में ज़ाहिर है अकीदत तो नहीं है यार, ये तो नफरत है ना। उनके यानी मजहब की नफरत कह लें या रीजनल नफरत कह लें, तो उसका तो कोई देखिए, इलाज आप समझते हैं कि नहीं है? अकीदत का भी कोई कोई इलाज नहीं है, ये वक्त ही उनको एजुकेट कर देगा। और जिस वक्त शायद कल अगर वक्त चेंज हो जाए, तो आप तो फिर भी चीजों को शोरी बुनियादों पे समझने की कोशिश करेंगे। वो अपने उस मुफाद में इतने अंधे होके इतने आगे बढ़ बढ़ के नारे लगाएंगे कि उस वक्त आप परेशान होकर खड़े हो जाएंगे। जैसे आजकल कई एक लोग जो है वो कल तक तो उन्होंने बंदूकें उठाई हुई थी और हर बात पे दौड़ते थे सरहद की तरफ, है कंट्रोल लाइन की तरफ। लेकिन आजकल वो जो उनकी तलवारें हैं, उनका जो रुख है, तो उस पे बाज दफा हैरत ही होती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये एक तहरीक है, शऊर देने की तहरीक, लोगों को अकल देने की तहरीक, लोगों को तारीख का शौर देने की। आप कोई जात का शौर नहीं दे रहे हैं, आप लोगों को तारीख का शौर दे रहे हैं, ताकि उस शौर के तनाजर में एक ऐसा पैमाना जिस पे हर एक को परखें, आपको भी परखें, मुझे भी परखें, पार्टियों को भी परखें, हर शख्सियत को वो कहे, तो जिसके पास वो शोर आ जाएगा, उसके सामने
हर किरदार बहुत वाजे वाशगाब दो टोक होगा। आप अगर इन किसी का नाम लेके, तो फर्ज करें हमारे हमारे नेशनलिस्टों ने बहुत कोशिश की सरदार कयूम साहब को, बड़े मतलब यह कि उनकी बेअदबी करके, उनकी उनको गालियां देके, लेकिन क्या हुआ? क्या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ये समझा पाए कि सरदार कयूम साहब गलत है? नहीं समझा। नाम, जब आप किसी का नाम लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उस शख्स से जुड़े हुए लोगों को उसके पीछे खड़े कर देते हैं। लेकिन जिस वक्त आप एक इज्तमाही शऊर देते हैं कि शख्सियात होती क्या है, शख्सियात रियासतों के अंदर जो उनका एक शख्सियत का तारीख के अंदर रोल कैसा होना चाहिए, उसको कैसा देखा जाना चाहिए, तो उसमें अगर वो आप दे पाएंगे, तो खुद ब खुद वो लोग जिन्होंने तारीख के अंदर दुरुस्त काम नहीं किए, वो तारीख की पिछली सफ़ों में चले जाएंगे, और जिन्होंने दुरुस्त काम किए वो फोर फ्रंट पे आ जाएंगे। अच्छा शौक साहब, मैं इस बात को इस तरह से ख़त्म करना चाहता हूँ। आपने एक बार किसी महफिल में कहा था हम्म, कि तालीम भी जो है वो भी कुछ लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ठीक है, एक आदमी ने डिग्री कर ली या दो डिग्रियां कर ली, ठीक है, हम्म, लेकिन हम्म। उस यानी डिपेंड करता है कि उन्होंने कौन सी तालीम हासिल की है, शऊर उनको आया है या नहीं आया, ये सेपरेट इशू है। आप ये कह रहे हैं कि इसी तरीके से ये अकीदत जो है ना, जिन लोगों की होती है, जो ब्लाइंड फॉलोइंग होती है, वो अकाई को देखने से इनकार हो जाते हैं, मुनकर हो जाते हैं, तो उनका आप कुछ नहीं कर सकते। लेट इट लीव इट फॉर द पीपल, टाइम आएगा शायद उनको भी शऊर आ जाए, वो अपना माइंड जो है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। कल तक जो लोग मतलब ये कि तबलीगी जमात में सर रोजे लगाते थे, हैं, उस वक्त अगर उनको कहा जाता था कि कश्मीर एक रियासत है, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसी तरह आज कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम 26 मार्च को यूं में स्याह बनाएंगे, यानी अपनी रियासत के क्या, दुनिया जो है वो अपनी रियासतों के क्याम का दिन जश्न से बनाती है, सोलह उसको सोलह तारीख उसको उसको योम तासीस के, योम ऐद के तौर पर बनाती है। और कुछ लोग हैं जिनके दावे ये भी हैं कि हम रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी और खुद मुख्तारी पे यकीन रखते हैं, और लेकिन वो कहते हैं कि जी हम यूं स्याह बनाएंगे, और फिर भी उनकी उनका नेशनलिज्म बरकरार है। तो चले ऐसे लोग, नेशनलिज्म तो उनका ऐसे नहीं लोगों का है। आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप हजारों और किताबें भी लिख लें, क्योंकि जिसने ये कसम खाई हो कि मैंने हकीकतों को तस्लीम नहीं करना, बल्कि जहां कहीं से भी उसको कोई गाइडेंस मिलती है, तो ऑब्जेक्टिव आदमी जो है वो तो चीजों को समझने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जो जेन्युइन आदमी होगा वो सच्चाइयों की तलाश करता रहता है, और जहां से भी कोई सच मिलता है, वो चाहे उसका दुश्मन ही क्यों ना उस सच का इजहार कर रहा हो, वो उसको फौरी कबूल कर लेता है। और कई लोग हैं जो अपने दोस्तों की जबानी भी सच सुनने के लिए तैयार नहीं है, और जब सच सच बोला जाता है तो वो इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, और फिर जब उनकी बारी आती है तो वो वही पुराना राग अलापना शुरू कर देते हैं। तो उनका उनका आप कुछ नहीं कर सकते। मसला कई मसला लोग मसला मसला ये है कि मसलन अगर आप किसी को कत्ल करें तो वो जायज़ है, मैं करूं तो वो नाजायज़ है। आप बैंक लूटें तो वो जायज़ है, मैं लूटूं तो वो नाजायज़ है। मैं चोरी करूं तो वो गलत है, तो आप चोरी करें तो वो ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ये हालात जो है बताएंगे कि कौन क्या कर रहा था। टू एंड दिस, देखें, देखें सर, डॉक्टर साहब, 1 मिनट आपके खत्म करने से पहले, जो दानिश की बहस है ना, वो टीवी के मजाकरों से कोई नतीजा नहीं। अलबत्ता शऊर को थोड़ा बहुत अटैक करेगी, उस पर लोग रिएक्शन करेंगे, फिर वो आपको, या आप उनको एंगेज कर लेंगे, या वो आपको एंगेज कर लेंगे, तो उस बहस में अल्टीमेटली आप लोगों को सच्चाइयों तक पहुंचा सकते हैं। एक आदमी आप 6 घंटे बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे बंदे का कोई रिएक्शन ही ना हो, कोई उस पर आपको कोई जवाब ही ना दे, उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो आपसे बहस करेगा वो आपसे अंगेज होता है, और जो अंगेज होता है उससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद किसी वक्त ये सच्चाइयों की तक पहुंच जाए। वो सच्चाई शायद हम हमारी जिंदगी में ना हो, लेकिन एक ना एक दिन वो सच्चाई की तरफ सफर शुरू कर देगा। लिहाजा इस खौफ से बहसों का आगाज बंद नहीं करना चाहिए कि कोई क्या कहेगा। बहसें मैं जरूर तो की जानी चाहिए। अच्छा शौकत साहब, मैंने ये जिंदगी में सीखा है कि किसी हम्म, को भी कायल करने की कोशिश ना करें। हमारा काम ये होता है कि उनको प्रोवाइड करें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। लेट देम एनालाइज दैट इंफॉर्मेशन। हो सकता है कि अगर अक्ल शऊर इस्तेमाल करेंगे तो वो कायल हो जाएंगे।
अगर मैं कहूंगा कि मैं आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो कोई भी ऐसा कायल नहीं होता, क्योंकि लोगों का अपने सेट आइडियाज हैं। कायल होने का मतलब ये हुआ कि मैंने हार मान ली है। कोई भी आदमी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। वी लीव इट एट दैट। हमारा काम है कि इंफॉर्मेशन, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट परस्पेक्टिव आपके सामने पेश करने, एंड लेट पीपल डिसाइड भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वी लीव इट एट दैट। शौकत साहब आपकी बहुत मेहरबानी, आपने टाइम निकाला। फिर इंशाल्लाह आपको कभी तकलीफ दी जाएगी इन नियर फ्यूचर। हमारी तरफ से थैंक खुदा हाफिज। हमारी तरफ से खुदा हाफिज एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ। थैंक यू जनाब, थैंक यू।